खबरों का खेल। जी हाँ, खबरें ही हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल और खबरें ही हैं जो करती हैं आपको मालामाल। तो ऐसे ही कुछ खबरें लेकर के आए हैं जिसका असर जो है शेयरों पर देखने को मिल रहा है। एक एक करके जरा स्क्रीन पर फटाफट लेकर के आते हैं और देखते हैं वहाँ पर क्या असर देखने को मिल रहा है। और इरडा से शुरुआत करना चाहेंगे। जी हाँ, जेनसॉल इंजीनियरिंग के मामले में कंपनी जो है वो एनसीएलटी पहुंच गई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला अब डिफ़ॉल्ट को लेकर के एनसीएलटी पहुंचती हुई इरडा दिखाई दे रही है। 510 करोड़ रुपए के लोन डिफ़ॉल्ट के चलते दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की मांग थी। दिवालियापन संहिता आईबीसी की धारा 7 के तहत याचिका जो है वो इरडा की तरफ से दी गई है। आपको बता दें इरडा और पीएफसी ने कुल 977.75 करोड़ रुपए का कर्ज वो जो है जेनसॉल इंजीनियरिंग को दिया था और सेबी के मुताबिक 262 करोड़ रुपए का हिसाब किताब अभी भी नहीं मिला है। सर, दो शेयर हैं इसमें, एक इरडा है और दूसरा जेनसॉल है। जेनसॉल में तो कुछ बचा नहीं, लेकिन अब जो अपर सर्किट लग रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? बेचारे जो फंस गए वो तो निकलने का मौका तक नहीं मिला। और दूसरा है इरडा, ये भी एक रेंज में फंस गया है। सर, कब बाहर निकलेगा? सर देखिए, इरडा के ऊपर मैं लगातार लोगों को कह रहा था कि ये रिन्यूएबल एनर्जी की कंपनी नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी और पावर कंपनी है जो लोन देती है कंपनियों को। जेनसॉल भी उसी के तहत एक कंपनी है जहां पर उसके एक्टिविटी के लिए, सोलर से कनेक्टेड एक्टिविटी के लिए लोन दी गई थी। तो इसका जो वैल्यूएशन है सोलर कंपनी के हिसाब से लोगों ने कर दिया, जो गलत था। और ये भी शेयर एक, जैसे मैंने कुछ समय पहले बजाज हाउसिंग की बात की, 32 से 320 इसका भाव हुआ था देखते देखते। और इसमें जब ये गिरा शेयर 320 से नीचे 250, तो कई निवेशक ऐसे थे जो 250 से लेके 200 तक इसमें निवेश किए थे। और एक ही ध्यान था कि 320 वाला शेयर हम 200 में खरीद रहे हैं, 250 में खरीद रहे हैं, तो हमको इसमें 150 रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। शेयर की वैल्यूएशन बहुत महंगी है और इसके अंदर में न्यूज फ्लो भी है कि इसमें सरकार ने मंजूरी दी है कंपनी को एक ओएफएस करने के लिए, फ्रेश पैसे जुटाने के लिए। तो इसके अंदर में अपसाइड फिलहाल मौजूदा स्तर पर कैप्ड है, बहुत ज्यादा ऊपर ये शेयर नहीं जा सकता। और इसे आप सिर्फ पी मल्टीपल पे न देखें, प्राइस टू बुक के मल्टीपल पे देखें, जैसे कि एनबीएफसी या बैंक्स को देखा जाता है। करें क्या सर? क्या मतलब जिनके पास है हाई लेवल पे वो चुपचाप बैठे रहें और जो लोग मतलब पैसे लगाना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? अभी वेट करें? जिनको इसमें पैसा लगाना है वो छोड़ दें, लगाने का ध्यान निकाल दे दिमाग से। जो इसमें फंसे हुए हैं ऊंचे भाव से, कहीं ना कहीं आपको इस शेयर से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप इससे निकलोगे नहीं, उस पैसे से आप ऑल्टरनेट शेयर में डालकर कुछ कमाने का जो मौका है वो भी गवा रहे हो। और जेनसॉल में क्या करें सर? कुछ करने के लिए बचा है? सर जेनसॉल में तो आप ऊपर वाले का ही नाम ले सकते हो और कुछ नहीं होना। बात तो सही कह रहे हैं सर। चलिए, खैर बताने के लिए बता देते हैं, 5% का अपर सर्किट लगा हुआ है जेनसॉल पे और कल पहले लोअर सर्किट लगा, फिर अपर सर्किट लगा, आज फिर अपर सर्किट है। मैनेजमेंट ने दरअसल इस्तीफ़ा दे दिया है, उसके बाद से थोड़ा सा दोबारा एक पॉजिटिव आकर्षण जो है वो जेनसॉल इंजीनियरिंग पर देखने को मिल रहा है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट जरा, और ये है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया में आज 3% की तेज़ी देखने को मिल रही है। आपको बता दें दिल्ली एनसीआर के अंदर वोडाफोन आइडिया ने 5G सेवाएं जो हैं वो अपनी लॉन्च कर दी है और एरिक्सन टेक्नोलॉजी के सहयोग से ये 5G सेवाएं जो है वो वोडाफोन आइडिया की तरफ से लॉन्च की गई। अक्टूबर 2024 में ही कंपनी ने एरिक्सन के साथ ये समझौता किया था और जो है वोडाफोन के 2G और 4G इंफ्रास्ट्रक्चर को लगातार एरिक्सन की तरफ से अपग्रेड करने की जो है जानकारी दी जा रही है। और आपको बता दें कि सर अभी सर 3-3.25% ऊपर। अरुण सर, क्या सलाह रहेगी? वोडाफोन मतलब बहुत छोटी सी रेंज है,
जिसमें घूम रहा है, अभी क्या करें? सर ये शेयर रेंज में ही घूमेगा। दो चीज ध्यान में रखिए, जैसे मैंने कहा सरकार नहीं चाहती कि ये कंपनी बंद हो जाए, नंबर एक। नंबर दो कि इसकी वॉल्यूम जो है, वैल्यू जो है, शेयर होल्डिंग जो है बहुत बड़ी है संख्या के हिसाब से। तो लोग इसमें 50,000 लाख 5 लाख शेयर की ट्रेडिंग डेली बेसिस पे करते हैं। 20-30 पैसे का भी मूवमेंट अगर मिल जाता है तो वो अमाउंट में बहुत बड़ा होता है, परसेंटेज वाइज भी बड़ा होता है। तो इसमें कोई बड़ा मूव आने के लिए न्यूज फ्लो ही इसको ड्राइव कर सकता है। अदरवाइज ये शेयर एक लिमिटेड रेंज में घूमता रहेगा, बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं। ठीक है सर, चलिए, ना गिरेगा ना उठेगा, तू ना थकेगा कभी, तू ना उठेगा कभी, ये स्थिति इसकी हो गई है सर यहाँ पर। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर फटाफट, और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ। भारतीय एयरटेल सर, यहाँ पर एजीआर बकाया राशि को सरकारी इक्विटी में बदलने से जुड़े हुए मसले को लेकर के अपडेट आई है। आपको बता दें कंपनी के पास जो है उपलब्ध विकल्पों को लेकर के स्पष्टता लाना जो है कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। ये कह रहे हैं एजीआर ड्यूज को सरकारी इक्विटी में बदलेंगे या नहीं, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से तय किया जाएगा। ये तो हम इस मामले में जानकारी जो है वो दी गई है एमडी गोपाल विट्ठल की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं, और आपको बता दें पिछले महीने ही कंपनी ने लंबित बकाया सरकारी इक्विटी के बदले जो है हिस्सेदारी बेचने की बात कही थी। वोडाफोन आइडिया पे पहले ही इस तरह की खबरें आ चुकी हैं। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी भारतीय एयरटेल को लेकर के? सर मान लीजिए ये एजीआर ड्यूज के बदले में इक्विटी देते हैं तो इसमें बेनिफिशियरी सरकार होगी। थोड़ी सी इक्विटी बढ़ेगी, लेकिन सरकार जल्दी से शेयर बेचने को नहीं आती। वो रियल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो कंपनी के ऊपर से जो एक लटकती तलवार है ड्यूज पेमेंट, वो सलट जाएगा, और थोड़ी सी इक्विटी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो बेचता नहीं वो पार्क हो जाएगा। तो बाजार के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंपनी के लिए, और सरकार को एक तरह से एक बोनस एजीआर ड्यूज के बदले इक्विटी। जी चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं एसबीआई। एसबीआई पे खबर ये है कंपनी अब $3 अरब के फंड जुटाने की तैयारी में है। एसबीआई बैंक का जो मैनेजमेंट है वो 20 मई को बैठक करके इसके लिए स्ट्रेटजी प्लान करेगा। पब्लिक ऑफर और निजी प्लेसमेंट, ये दोनों ऑप्शन खुले रखे गए हैं, और अब देखना ही होगा कि बोर्ड मीटिंग में किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। लेकिन एसबीआई सर रिजल्ट्स के बाद कैसा लग रहा है आपको? अभी तो रिकवरी है पूरे बाजार में ही, तो ये भी रिकवर हो रहा है लोअर लेवल से, इंट्राडे हाई के आसपास पहुंचा है, आप देख सकते हैं। क्या करें सर एसबीआई में भी? तो देखिए शेयर का जो ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर का प्रदर्शन है ठीक रहा है, और अगर बाजार में तेजी होनी है तो बीएफएसआई स्पेस जिसका वेटेज निफ्टी में करीब 42% है, उसमें बिना तेजी हुए निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता। और बीएफएसआई में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, कोटक की हिस्सेदारी काफी बड़ी है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप निफ्टी में तेजी चाहते हो तो बैंकिंग क्षेत्र में तेजी होना अवश्य है। ठीक, चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, खबर दिखाइए जरा, और फटाफट जो है इस खबर का विश्लेषण जो है अरुण सर के साथ करते हैं। इंडसइंड बैंक एक और बैंक सर, इंटरनल ऑडिट की खबर के बाद 3% तक कंपनी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली, और आपको बता दें संबंधित जांच डेरिवेटिव अकाउंट गड़बड़ी से अलग है, ये रिपोर्ट में कहा गया है। 1979 करोड़ के डेरिवेटिव अकाउंट गड़बड़ी का मामला पूरा जो है ये सामने निकल करके आया है। हालांकि इसके बाद एमडी और डिप्टी सीईओ दोनों की तरफ से इस्तीफा दिया जा चुका है। अब इंडसइंड बैंक का सर यहाँ से भविष्य आप कैसे देख रहे हैं? आज अगर हम देखें तो इंडसइंड बैंक का शेयर आधे % के आसपास के दबाव में है। तो देखिए इस बैंक के ऊपर से हिम्मत टूट चुकी है। 3-4 महीने से ये लफड़ा चल रहा है। इस बैंक ने उनके उच्च अधिकारियों को दुनिया भर का ईसॉप दिया, दुनिया भर का बोनस दिया, और कितना आसान काम है ये कहते हुए कि उसने राजीनामा देकर चल दिया।
अरे भाई जो पैसे लिए बैंक से वो कहाँ है, वो वापस कर, क्योंकि तूने तो कहीं ना कहीं गड़बड़ किया है। मेरे ख्याल से आरबीआई और सेबी दोनों को इन लोगों के ऊपर कड़क कदम उठाने चाहिए, और जहां पर भी लापरवाही के कारण बैंक को नुकसान हुआ है, उस आदमी को जो पैसे बोनस के तौर पर मिले हैं वो वापस मांगने चाहिए। बहुत जरूरी है एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि हेरा फेरी करके पैसा लेके फिर आप राजीनामा दे दो, ये नहीं चलता। ठीक। दूसरा, जी। जहां तक आप कंपनी की बात करो, भाव अट्रैक्टिव हो या कुछ भी हो, जब तक इसकी फाइनल क्लैरिटी नहीं आती, ब्लेम एसरटेन नहीं होता कि किसके कारण ये लापरवाही हुई या कौन जिम्मेदार है, मैं इस शेयर में निवेश नहीं करूंगा। जी। चलिए, इस बीच जो है अगली जो है कंपनी पे बात कर लेते हैं, और वो है मैनकाइंड फार्मा। मैनकाइंड फार्मा पे खबर सबसे पहले स्क्रीन पर लेकर के आइए। और कंपनी को जो है 342 करोड़ रुपए के आसपास का एडिशनल टैक्स डिमांड ऑर्डर जो है वो दिया गया है आईटी विभाग की तरफ से। ये करीब 342 करोड़ रुपए की टैक्स डिमांड जो है वो भेजी गई है, और कंपनी ने अपनी जो रेगुलेटरी फाइलिंग डेली की होती है उस पर ये जानकारी दी गई है। मैनकाइंड फार्मा भी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है आधे % नीचे, 2544 के आसपास। सर, कमेंट आपका, अगर आप ट्रैक करते हो मैनकाइंड फार्मा तो देखिए, इस टाइप के नोटिस के ऊपर में कोई बड़ा इम्पैक्ट होता नहीं है। डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजी है, कंपनी उसका जो भी एक्शन होता है वो आगे लेती है। कई बार देखा जाता है कि ऐसे डिमांड उसके बाद में डिसमिस हो जाते हैं, या जिसे कहते हैं रिजॉल्व हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा इसके अंदर में खोज खाज करना या टिप्पणी करने की कोई मतलब नहीं है। थोड़ा समय निकलने दीजिए, फिर पता चलेगा कि ये इसका नतीजा क्या निकल रहा है जी। अगर आप देखें तो इसमें आज जो शेयर में नेगेटिव चीज है वो सिर्फ इतनी है कि बाजार पॉजिटिव है, अच्छा खासा मूव है अपवर्ड, और मैनकाइंड थोड़ा सा नरम है। ठीक। इस बीच सोनिया शर्मा जी ने हमें जो है 100 रुपये की धनराशि भेजी है। कह रहे हैं कि वांटेड आंसर फ्रॉम अरुण सर। HDFC के सर 10 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और UPL के 10 शेयर। कह रही हैं कि मैंने क्या इसे और ज़्यादा खरीद सकती हूँ? एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते कान ट्रेड फ्रिक्वेंटली, नियमित रूप से मैं ट्रेड नहीं करती हूँ। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं सर। एक इन्होंने HDFC लिया हुआ है 1408 पे, एक इन्होंने UPL लिया हुआ है 480 पे। UPL कल आपको बता दें कि ज़रूर कोई बात है, हमारा जो विशेष सेगमेंट है जो हर बुधवार को जाता है उसका भी हिस्सा था, और यहाँ पर वो होल्ड करता हुआ 644 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। क्या करना चाहिए सर इनको? अभी ये कह रही हैं कि कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या? तो देखिए, HDFC बैंक इन्होंने जिस भाव में खरीदा है बड़ा ही अच्छा भाव है, और एक चीज साफ है कि सोनिया जी बड़ी ही पेशेंट इन्वेस्टर हैं। इनको 500 रुपए के आसपास का मूव देखने को मिला है इस शेयर में, और ये अच्छा खासा इसमें एक मुनाफा इन्हें देख रही हैं। मेरे ख्याल से फिलहाल HDFC बैंक मौजूदा स्तर पर लेना थोड़ा सा महंगा लग रहा है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने दीजिए, फिर ऐड करने का सोचिए। मौजूदा स्तर पर इसमें निवेश ना करें। UPL मैंने हाल ही में देखा नहीं है, तो मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता आपके लिए। ठीक सर। चलिए सर, ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है। और सोनिया जी, अगर आप 100 रुपये धनराशि आपने भेजी है, अच्छी बात है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि धनराशि ना भेज के आप हमारी प्राइम मेंबरशिप अगर आप लेंगी तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बहुत सारे लोग हमारे प्राइम मेंबर बन रहे हैं, तो इस फैमिली का हिस्सा बनिए। और अलग से एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है वो हम लोग जो है आप लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसके बारे में आगे हम लोग जानकारी देते रहेंगे। लेकिन इस बीच फटाफट ज़रा कुछ एक रिजल्ट्स लेकर के आइए और उस पर नज़र डालते हैं। पहला रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पर लेकर के आइए ज़रा। टाटा के समूह से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं
वहाँ पर क्या कुछ खबरें निकल करके आई हैं, और वहाँ पर टाटा पावर पे ज़रा बातचीत कर लेते हैं। सर, टाटा पावर पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। बातचीत अभी 24% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ा है नतीजों के बाद। सर, क्या आप यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है क्या सर? 1306 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का मुनाफा रहा है, मार्जिन्स 19% बढ़े हैं, रेवेन्यू में हम देख रहे हैं 8% की तेज़ी रही है। कैसा लग रहा है टाटा पावर आपको? तो देखिए, पावर कंपनी के ऊपर हमेशा से मैंने कहा है कि टाटा पावर 330-340 रुपए के आसपास एक बाइंग जोन में आ जाता है। आप जब भी इस शेयर को इस भाव पर लेंगे तो आपको इसमें कुछ न कुछ पैसा अवश्य बनेगा। टाटा पावर के नतीजे अच्छे आए हैं, और एक मिनट, अगर आज की बढ़त, आज सर ऑलमोस्ट फ्लैट है, 397 398 के आसपास। हाँ, ऊपर ये जरूर 404 रुपए किया था, तो मीडियम टर्म में ये शेयर अच्छा लगता है। फिलहाल ये ऐसा लग रहा है कि शेयर में एक अपमूव ऑलरेडी कुछ दिनों में हो चुका है। 380-85 रुपए के लिए वेट करना चाहिए, आप इसमें निवेश करें। उस भाव में निवेश अच्छा रहेगा। फ्यूचर कंपनी का अच्छा है। आज भी पेपर में एक न्यूज फ्लो आई थी कि वो यूपी में पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम लेना चाहते हैं टाटा पावर। ठीक सर, टाटा पावर के बाद जरा एचएल ले आइए फटाफट। एचएल के भी रिजल्ट्स देख लेते हैं। सर, एचएल के नेक्स्ट क्वार्टर शायद रिजल्ट देखने लायक होंगे। प्रॉफिट पे प्रेशर है, 0.8% घटा है, रेवेन्यू 7.25% घटा है। रिजल्ट्स को कैसे देख रहे हैं सर? आपने भी देखे होंगे शायद। एबिटा 10% घटा है। क्या इसके नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स पर नज़र रखनी चाहिए? अभी आपकी टिप्पणी इन रिजल्ट को देख के क्या रहेगी? तो नेक्स्ट क्वार्टर की राह देखनी चाहिए। थोड़ा सा प्रेशर वाला क्वार्टर रहा है, मार्जिन्स घटे हैं। इन्फ्लेशन के जो नंबर आए थे वो काफी पॉजिटिव थे, तो हो सकता है कि लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट का भी आपको इम्पैक्ट अगली बार मिले। उसको लेकर ये एक इम्प्रूवमेंट अगले क्वार्टर में दे सकता है। ठीक, चलिए, ये बात एचएल को लेकर के निकल के आई। एक कंपनी और जरा लेकर के आइए फटाफट, जरा रिजल्ट्स लेते आइए स्क्रीन पर, क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, तो अपने हिसाब से पीसीआर की टीम जरा स्क्रीन पर लेकर के आई। टोरेंट के नतीजे, टोरेंट पावर के नतीजे, बर्जर पेंट्स। चलिए ठीक है, 18% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, और यहाँ पर जो है 7% के आसपास कंपनी की आय। एबिटा हम देख रहे हैं 22% के आसपास की बढ़ोतरी रही है। मार्जिन्स में जो है मजबूती रही है। सर जी, जो कच्चे तेल की कीमतों में भी गिरावट देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन है कि जो है रिकवरी, बढ़त जो है नेक्स्ट क्वार्टर में और अच्छी रहेगी। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी नतीजों के बाद? आज 2.5% की तेजी बर्जर पेंट्स में। सर, कच्चे तेल का बड़ा इम्पैक्ट तेल कंपनियों, ये माफ कीजिए, पेंट कंपनियों पे देखने को मिलता है। और क्योंकि कच्चे तेल के दाम घटे हैं, इसका एडवांटेज इस कंपनी को मिला है। पेंट इंडस्ट्री में थोड़ा कंपटीशन बढ़ गया है जब से बिरला ओपस आया है, और इसको लेकर थोड़ा सा दबाव दिग्गज कंपनियों के मार्जिन्स और प्रॉफिट पे हो रहा है। लेकिन बर्जर पेंट के उसके बनिस्पत नतीजे अच्छे हैं, तो शेयर में थोड़ा सा अपवर्ड मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि टर्नओवर भी बढ़ा है और मार्जिन में भी इसके, प्रॉफिट में भी इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। ठीक, लास्ट रिजल्ट जो है फटाफट टोरेंट पावर पे देख लेते हैं, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। टोरेंट पावर पे अभी जो है मुनाफा 146% बढ़ा है, 1056 करोड़ रुपए, 159 करोड़ रुपए। रेवेन्यू 1% बढ़ा है, एबिटा 2% बढ़ा है। मार्जिन्स में अगर हम देखें तो आधे फीसद के आसपास की बढ़त रही है। 5 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी रहा है। सर, आपकी कोई टिप्पणी टोरेंट पावर को लेकर के? तो शेयर में एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ था ऊपर के भाव से, तो नतीजे अच्छे हैं। इसमें कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी खोजनी चाहिए निवेश करने के लिए, क्योंकि ये शेयर ऊपर से, अगर मैं याद करूं तो ये करीब 1800-1900 रुपए के ऊपर चला गया था भाव, अगर 52 वीक। जी, ये करीब 2000 रुपए के आसपास चला गया था। वहां से
शेयर में गिरावट देखने को मिली है। हाल ही में भी देखें तो एक महीने में ये करीब 1650 रुपए से गिरकर आया है। तो कहीं ना कहीं इसमें बाइंग लेवल्स खोजनी चाहिए आगे चलकर। जी, चलिए स्पीच ये बात निकल करके आती हुई स्पीच दर्श खंडेलवाल कह रहे हैं कि टाटा पावर में क्या कर कंडीशन रहेगी अभी बताते हैं सर। पहले सर को थैंक्स कर देते हैं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास सेगमेंट में को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिलहाल खबरों के खेल में इतना ही।